Hello students, good morning everyone, and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College, Raipur. I, Mr. Rajesh Trivedi, explain our topics related to chapter 1 of class Earth Chemistry, which is matter. Okay, matter. What is matter? In universe, any substance which are living or non-living consist of matter. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? मैटर। तो मैटर में क्या लिखना होगा? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, हैज मास एंड परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। थ्री वर्ड्स यहाँ पर मोस्टली यूज किए हैं। वन इज ऑक्युपाई स्पेस, यानी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को कवर करे, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और या फिर जिसको महसूस किया जा सके, फील करना। जैसे हम कहते हैं एयर का वेट लेके हमको नहीं बता सकते हो। एयर ने स्पेस ऑक्युपाई किया, समझा पाना थोड़ा सा इजी नहीं होगा, लेकिन जब हवा चलती है तो फील तो हो सकता है ना कि हाँ हवा चल रही है, कुछ हो रहा है, तो परसीव बाय आवर सेंसेस। तो मीन्स थ्री थिंग्स आपको याद रखना है कि मैटर किसको कह सकते हैं? ऐसा सबस्टेंस या ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, या फिर जिसको हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा परसीव या महसूस कर सकें। एग्जाम्पल्स वाटर, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिल्क या यूनिवर्स में पाए जाने वाले कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैटर केवल लिविंग्स होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकते हैं। Note few points explain previous knowledge या past knowledge। क्या कहते हैं देखिए, नोट नंबर 1, इन द पास्ट इंडियन फिलोसफर, पहले के जो लोग थे हमारे फिलोसफर, उनका ये मानना था कि कोई भी मैटर जो होता है वो 5 सब्सटेंसेस या 5 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इन द पास्ट इंडियन फिलोसफर कंसीडर्ड, इंडियन फिलोसफर का मानना था जो पहले के थे, दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ 5 तत्व। मैटर 5 तत्व से मिलकर बने हैं, जिनका नाम क्या है? आकाश, वायु, तेजस। तेजस मीन्स होता है अग्नि, जल एंड पृथ्वी। तो रामायण में, महाभारत में या वेद में ये लिखा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 5 तत्व से मिलकर बना होता है, और वो 5 तत्व ये हैं। ऐसा हमारे फिलॉसफी में मिलता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? मैटर, मॉलिक्यूल, एटम, अणु, परमाणु, इनको सबको कलेक्टिवली हम कैसे साइमल्टेनियस एक समय में सब कुछ याद रख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और आपने कंफ्यूजन को कम कर दिया। कैसे? एटम के मिलने से मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल के मिलने से मैटर। मीन्स क्या हुआ? मैटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and molecule consist of number of atoms. Previously molecule called अणु। हमारे जो इंडियन फिलोसफर या पास्ट टाइम के जो फिलोसफर्स हैं उनका मानना था, आज जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं उनको वो लोग अणु कहते थे। ये अणु नाम जो कि मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता था पहले, वो किसने दिया था? महर्षि कनाड या महर्षि कनाड। एटम को पहले क्या बोला जाता था? परमाणु, PARMAN, परमाणु। परमाणु नाम किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। तो आज जिनको हम एटम बोलते हैं, प्रीवियस के फिलोसफर उनको क्या बोलते थे? परमाणु। आज जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उनको क्या बोलते थे? अणु। दिस नाम वाज गिवन बाय महर्षि कनाड एंड दिस नेम वाज गिवन बाय डेमोक्रिटस। तो क्लियर होगा कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एटम। मींस मैटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम। इसका मतलब एटम सबसे छोटा हुआ। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। नेक्स्ट, अब एटम नहीं आता है तो व्हाट इज मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक? मोनोएटॉमिक सिंगुलर वर्ड आ रही है, जैसे कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें केवल एक एटम है, उनको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक। जब 2 एटम आपस में कंबाइन हो जाएं तो उसको, जैसे ऑक्सीजन में 2 O हैं, हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 एटम के मिलने से जो बनता है उनको क्या बोलते हैं?
पॉलीएटॉमिक, जब दो से ज़्यादा हो तो उनको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। जैसे इन केस आप ये फार्मूला है अमोनिया का, इन केस ऑफ अमोनिया 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन आर फाउंड, तो 3 1 कितना हो गया 4। एंड इन केस ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन आर फाउंड, तो 2 1 कितना हो गया 3। तो मोर देन 2 एटम व्हेन कॉन्स्टिट्यूट एंड फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड इट पॉलीएटॉमिक। दो एटम के दो या दो से अधिक, दो में तो डायटोमिक बोलोगे, दो से अधिक एटम जब कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। तो एटम से ही हो गए पॉलीएटॉमिक एग्जांपल, डायटोमिक एग्जांपल एंड मोनोएटॉमिक। नेक्स्ट नोट क्या है, ये आप याद कर सकते हो कैसे कि ए ड्रॉप ऑफ वाटर, इमेजिन करो एक बूंद पानी में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं 10 की पावर 21। ए ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन 10 की पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये था कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज एटम। और प्रीवियस में लोग इसको किस तरह से हमारे समझते थे, तो अणु, परमाणु, ये 5 तत्व जिनको बोला गया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, द फिगर ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट शोइंग हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इसको समझ लें तो डेफिनेशन क्लियर कर दें। ब्राउनियन मूवमेंट फिगर हियर। आप जब धूप में विंडो आप ओपन करें तो विंडो जब आप ओपन करते हैं तो बीम ऑफ लाइट कमरे के अंदर इंटर करती है। अब उस बीम ऑफ लाइट में आप देखते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर मूव किया करते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कोलाइडल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ये कोलाइडल पार्टिकल्स इधर इधर ऐसे वैसे मूव किया करते हैं। देखिए जब ये पार्टिकल यहाँ पे, अभी ये पार्टिकल इस जगह है, यहाँ गया ऐसे, देन मतलब कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये जो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसी कोलाइडल पार्टिकल्स का एयर में, इसको हम कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। इस मूवमेंट को नाम ब्राउनियन क्यों पड़ा, नाम इसलिए पड़ा इसका ब्राउनियन क्योंकि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सीन एंड डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस तरह के मूवमेंट को एक्सप्लेन किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मूवमेंट। तो रॉबर्ट ब्राउन के ऑनर में ही इस टाइप के मूवमेंट को जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स शो करते हैं वो ब्राउनियन। तो बताओ ब्राउनियन मूवमेंट डायरेक्शनल होते हैं कि नॉन डायरेक्शनल, बता सकते हो? कौन पार्टिकल किधर जाएगा पता नहीं, इसका मतलब ये क्या होता है नॉन डायरेक्शनल। क्वेश्चन निकल आया। तो नेक्स्ट एक तो आया कि व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, सो इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है देखिए, रैंडम मींस इधर उधर कहीं भी, जिसका कोई जैसे खेतों में बीज बोए जाते हैं तो ऐसे मैंने फेंका तो वो बीज पता नहीं कहाँ गिरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं रैंडम। तो रैंडम मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये क्या है पार्टिकल्स। तो रैंडम मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड या इन एयर इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे देखें, रैंडम मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या फिर इन एयर इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ये हो गया एंड फिगर ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए पहले डेफिनेशन पढ़ने के पहले एक्सपेरिमेंट क्लियर कर लिए। एक्सपेरिमेंट में हमने बीकर लिया, बीकर में वाटर फिल कर लिया, वाटर में मैंने एक स्मॉल क्यूब ऑफ KMnO4 ले लिया। जब हम KMnO4 और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करते हैं लेवल नोट कर लेते हैं, इस जगह पे इसका लेवल। पहले मैंने पानी ले लिया, मेरा लेवल ये था, फिर मैंने उसमें क्यूब डाल दिया तो मेरा लेवल जो है वो ये हो गया। तो ये फर्स्ट था और ये क्या हो गया सेकंड। इमेजिन कर सकते हो, घर में देख भी सकते हो, करके बी कर लो, उसमें वाटर ले लो, वाटर लोगे उसका लेवल नोट कर लो, उसके बाद उसमें KMnO4 डालो तो देखो कि लेवल जो होगा वाटर का थोड़ा सा राइज कर जाएगा। उसके बाद जब ये KMnO4 कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा तो लेवल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसे हो गया लेवल, क्यों ये लेवल घट गया फिर पहले जैसे हो गया, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है वाटर। वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ जगह होती है, तो मान लीजिए वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स में जगह है, तो जब ये KMnO4 डिजॉल्व होगा तो इससे जो पार्टिकल्स रिलीज होंगे वो पार्टिकल्स कहाँ फिट हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स इन जगह में फिट हो जाएंगे।
ठीक, तो जब ये पार्टिकल्स इन जगह में फिट हो जाएंगे तो लेवल चेंज ही नहीं होगा, लेवल क्या हो जाएगा, फिक्स। ओके, तो KMnO4 का डिजॉल्व हो करके इसके पार्टिकल्स का वाटर में यूनिफॉर्म में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में एक वर्ड और भी याद रखना हमेशा कि मूवमेंट किधर से किधर होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। KMnO4 के पार्टिकल जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेटेड होते हैं, वाटर जो होगा वो लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो KMnO4 के पार्टिकल्स किधर की ओर मूव करेंगे, वाटर की ओर, और उसमें क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। डेफिनेशन चेक कर लीजिए क्या हुआ, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। यहाँ पे काम केवल क्या है, वन सब्सटेंस लिया, आप दो तीन सब तीन चार परफ्यूम एक साथ स्प्रे कर दिए जाएं तो वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। थोड़ी बात पहले तो अलग अलग स्मेल आएगी, लेकिन कुछ समय पश्चात केवल एक स्मेल रह जाएगी, इसका मतलब सारे आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो वन भी मिक्स हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं और आपस में मिक्स हो जाते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू गेट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। सारे मिल करके फिर से एक कलर्ड सॉल्यूशन बना देंगे। आप उसमें आके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये वाटर है कि KMnO4 है। तो डेफिनेशन क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू गेट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। और इसमें मूवमेंट किधर से किधर होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आपने देखा था कि मैटर था, मैटर, तो यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर मोस्टली बुक रिप्रेजेंटेड की ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर रिपोर्टेड। तो अधिकांश बुक ये रिपोर्ट करते हैं कि मैटर जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स में 2 मैटर और भी आपको डिफाइन किए गए हैं। वन इज प्लाज्मा एंड नेक्स्ट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कितनी स्टेट्स हो गए हैं, 5। अब आपसे कोई पूछे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के नाम आप 2 स्टेजेस और भी पसंद है, वन इज प्लाज्मा एंड नेक्स्ट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो खैर यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस मेन फेजेस हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है और कंपैरेटिव स्टडी कराई गई। ओके, देखिए ये पार्टिकल्स हैं, सॉलिड हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से टच करते हैं, यानी दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा सा होता है, गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस कुछ ज़्यादा होता है। तो एटम के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो बताओ सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, लीस्ट। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मोर। गैसेस में क्या हो जाता है, मोस्ट। अब ये पास पास क्यों है, देखो दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, दो एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो पता है इसमें पार्टिकल ज़्यादा पास पास है ना, इसका मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, इसका मतलब इसमें फोर्स कम लग रहा है, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो पास आ जाएंगे, तो फोर्स कम लग रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, वीकर दैन सॉलिड। अब इसमें और दूर हो गए, इसका मतलब फोर्स और कम हो गया, तो इसमें क्या लिख दिया गया, वीकेस्ट। तो ये 4th एंड 5th पॉइंट एक साथ आप मेमोराइज करना कि बेटा अगर स्पेस कम होगा या नहीं के बराबर होगा तो फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर स्पेस थोड़ा है तो इसका मतलब वीक हो जाएगा, और अगर स्पेस को ज़्यादा है तो वो वीकेस्ट हो जाएगा। आप इसी तरह से सेकंड और थर्ड को एक साथ कैसे याद रखेंगे, सॉलिड के लिए ये दोनों चीज़ें यानी वॉल्यूम एंड शेप क्या होते हैं, डेफिनेट। गैस के लिए यही दोनों चीज़ें क्या होती हैं, नॉट डेफिनेट। बट लिक्विड के लिए क्या होगा, डेफिनेट एंड नॉट डेफिनेट। तो कैसे याद करेंगे, दोनों डेफिनेट दोनों नॉन डेफिनेट। लिक्विड के केस में क्या होगा, वॉल्यूम डेफिनेट बट शेप नॉट डेफिनेट। तो 4th, सेकंड एंड थर्ड आपका क्लियर हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। अब बचा बेटा 1st एंड 6th। फर्स्ट में आप ये कि मास, सॉलिड का डेफिनेट मास होता है, लिक्विड का डेफिनेट मास होता है, गैसेस का डेफिनेट मास होता है। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की क्या होती है, लोवेस्ट, और लिक्विड की क्या होती है, हाईयर, एंड गैसेस की क्या होती है, हाईएस्ट।
अब ये बताओ इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। लिक्विड में थोड़ा पास है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इससे थोड़ा कम होगी। इसमें तो पार्टिकल अपनी जगह पे लगभग फिक्स होते हैं, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे क्या होगी, लोवेस्ट। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे लोवेस्ट क्यों होगी, क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, कम, और फोर्स क्या है, ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, लीस्ट, और मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग। इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेस या लोवेस्ट। अब बच्चों आए नेक्स्ट। अब बात ये आती है कि हाउ यू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मैटर टू अनदर फॉर्म, और वो क्या नाम दिया जाए। तो हेडिंग हो गई इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपके पास मेंशन कर दिया गया है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। प्लाज्मा के लिए बोला गया बच्चों की, जैसे मान लें कि Na है, Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो क्या बना देता है, Na पॉजिटिव। Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव। तो प्लाज्मा के केस में ये बोला गया है कि आयंस एंड इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर होता है उसको हमने प्लाज्मा बोला। तो ये जब कोई एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं ना। तो यानी प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड फॉर्म है जिसमें एटम आयंस के रूप में होता है। अब ये नहीं केवल Na पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भी यानी मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, या मिक्सचर ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, कैटायन या आयन के साथ रहेगा। तो मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लाज्मा बोलेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि बच्चों व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, तो आप इसको इस फिनोमेनन को क्या बोलोगे। तो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग या फ्यूजन। इसी तरह से लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हो, इवेपोरेशन। गैस अगर प्लाज्मा में चेंज होता है तो जी पॉइंट क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। प्लाज्मा अगर गैस में चेंज होता है वापस जाते हैं तो क्या होगा, एच में क्या लिखा है, डी आयोनाइजेशन, मीन्स आयोनाइजेशन एंड डी आयोनाइजेशन। अब बात आती है वापस आने, अब गैस अगर लिक्विड में जाता है तो सी आया, सी में क्या लिखा, कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन। अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो डी, डी के लिए क्या बोला गया है, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट इज कि समटाइम्स सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट एंटरिंग लिक्विड स्टेट। सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं सब्लिमेशन। तो की पॉइंट आप देखिए क्या लिखा, सब्लिमेशन। बट कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सॉलिड कैन चेंज इनटू गैसेस स्टेट विदाउट एंटरिंग लिक्विड स्टेट, तो कहते हैं लोग सब्लिमेशन। उसके बाद जब कहा जाता है कि मैम गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, तो उसको भी लोग सब्लिमेशन कहते हैं। नहीं, आप उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो when solid change into gaseous state without entering liquid state called it sublimation, but when gas change into solid state without entering liquid state तो called it deposition। and इस तरह से आपका one form जब another form में convert होता है तो क्या क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, वो ये लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चे, ये ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में ये लिखा कि अगर हम प्लाज्मा से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में अगर ट्रांसफर होते हैं, मूव करते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर की कौन सी शर्तें होनी चाहिए। जब आप इधर से इधर जाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, डिक्रीज का मतलब कम होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। तो अगर आप इधर से इधर की हो जाता है गैस तो लिक्विड, लिक्विड तो सॉलिड, तो टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, लो यानी डिक्रीज, और प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज यानी हाई। तो फिर इसका उल्टा बेटा, अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाना हो तो क्या करोगे, इसका उल्टा कर दूँ, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। एंड लास्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब मास कंजर्व रहता है, मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब C+O2 मिलकर CO2 बना देते हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कहते हैं मास यानी C+O2 चेंज होकर के CO2 बना, तो मास में चेंज नहीं है। कैसे प्रूफ किया इन्होंने, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 हो गया, 16 2 या 32, दोनों को जोड़ दिया 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इधर कितना आ गया
अब इधर CO2, अभी C का तुमने कितना बोला 12, O का कितना बोला था 16, तो 16 और 2 ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया 44 और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आया 44। तो बताइए दोनों का मास क्या है, सेम है ना, यानी मास क्या है कंजर्व है, इसलिए इसको क्या बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को किसने प्रपोज किया, तो इस लॉ को प्रपोज किया था लैवोसियर ने। लैवोसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रपोज किया था और इसमें क्या लिखा गया है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक, ये लास्ट में बच्चों को कुछ एटॉमिक मास दे दिए गए हैं एलिमेंट के, इनको आप रीड आउट करिए, लर्न करिए फास्टली। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 40। ओके, रीड केयरफुली एंड थैंक यू।